हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस्पेंस उड़ान। सो मेरी आज की वीडियो जो रहेगी वो इकोनॉमिक का एक लेक्चर 1 कह लो। सो मेरी सबसे पहली वीडियो है कि क्यों डॉलर के मुकाबले रुपया इक्वल नहीं है, क्यों 1 रुपी इज़ इक्वल टू $1 नहीं है। सो मैं इस चीज़ को आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम डॉलर और रुपये का कंपैरिजन की जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो माइंड में चीज़ आएगी वो है IMF। तो ये IMF क्या होता है? तो IMF को हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कभी भी किसी चीज़ को पढ़ना हो ना तो हिस्ट्री के पीछे थोड़ा बहुत जाना चाहिए। तो हम हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो IMF की फॉर्मेशन जो हुई थी 1944 में बनी थी IMF। लेकिन IMF अपने साथ कुछ और चीज़ें भी लेके आई थी। जैसे बोलते हैं ना, एक रिजॉर्ट था वहाँ पे, ब्रेटन वुड्स जिसको बोलते हैं, ये था USA में। तो 1944 में ना पूरी दुनिया जो थी ना, आपको पता ही होगा उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर का दौर था। पूरी दुनिया मतलब यहाँ वहाँ पार्टीशन हो गया था। सभी जो थे खेमों में बट गए थे कि मैं इसका साथ नहीं दूंगा, मैं उसका साथ नहीं दूंगा, ऐसा वैसा सभी खेमों में बट गए थे। तब क्या था कि हमारा जो था ना ट्रेड ट्रेड तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था सभी कंट्रीज़ के बीच में। सारी कंट्रीज सोचती थी कि मैं इससे ट्रेड क्यों करूं, मैं उससे ट्रेड क्यों करूं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं ना जिनके पास कुछ ही चीज़ें हैं, कुछ ही रॉ मटेरियल होता है, कुछ ही सोर्सेज होती हैं, जिसको हम कहते हैं ना स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी रहती है। तो क्या था कि हमारा ट्रेड तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट है। पूरी दुनिया को रन करने के लिए अगर ट्रेड नहीं होगा ना तो पूरी दुनिया का भी रन नहीं कर पाएगी। तो अब ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सब देशों के पास अपनी अलग अलग करेंसी है। अब सबके पास अपनी अलग करेंसी है तो क्या रहेगा कि करेंसी डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर मैं US मार्केट में जाता हूँ तो मुझे तो डॉलर ही देना पड़ेगा ना। अगर मैं 1 रुपया लेकर US की मार्केट में चला जाऊँगा तो वो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्यों करेंगे ऐसे एक्सेप्ट? क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स चलते हैं। अब डॉलर लेके कोई इंडिया में आ जाए और कोई सेब खरीदने चले जाए कि मेरे को 1 किलो सेब दे दो, और बाद में तो तुमको $1 दे दो, तुम $1 का क्या करोगे वहाँ पे? तो वही चीज़ें, इस इनडिफरेंस को दूर करने के लिए क्या किया गया कि IMF ने बोला कि हम पूरे वर्ल्ड में ना ट्रेड को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो ना मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ब्रेटन वुड USA में ना 3 चीज़ें साथ में आई थी। एक थी GATT, जिसको हम बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, और सेकंड थी हमारी IBRD, जिसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप सिंप्लीफाई नेम में जानते हो वर्ल्ड बैंक के नाम से। आप वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हो, 3 चीज़ें होंगी ना, IMF आ गया, GATT आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया। अब GATT जो था ना बाद में 1995 में कन्वर्ट हो गया था WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जस्ट ये था कि ट्रेड के पर्पज़ से था। अब क्या रहता है कि हमारा मेन क्वेश्चन था कि 1 रुपी इज़ इक्वल टू $1। तो जैसा कि मैंने पिछले इस चीज़ में बोला था कि हमें इक्वल करना था सभी देश की करेंसीज को। तो क्या किया गया कि IMF ने बोला कि ठीक है, फॉरेन ट्रेड तुम जब भी करोगे ना, किसी कंट्री में कुछ भी लेन देन ऐसा वैसा, तो तुम ना डॉलर्स का यूज़ करो, डॉलर को ना मेन करेंसी रखो। आपने एक चीज़ सुनी होगी, US क्या करता है कि कभी भी किसी भी कंट्री के साथ कुछ भी पंगा होता है तो हम आप पे सैंक्शन लगा दें, हम सैंक्शन लगा दें। अब सैंक्शंस क्या होते हैं? सैंक्शन ना US सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही चीज़ करता है कि अपना डॉलर बैन कर देता है। ठीक है, तुम डॉलर बैन करने से क्या होगा कि तुम फॉरेन मार्केट से कुछ खरीद नहीं पाओगे। क्यों? फॉरेन मार्केट में क्योंकि चलेगा डॉलर। तो अब डॉलर आप पे सैंक्शन लगा दिए डॉलर्स ने, तो आप डॉलर नहीं ले पाओगे। तो क्या होगा कि आप कुछ भी चीज़ ना इंपोर्ट कर पाओगे ना एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो सैंक्शन ये होती हैं। और भी तरह की सैंक्शन होती है कि US अपने ऊपर लगा दिया कि तुम हमारे यहाँ ट्रेड करने आओगे तो हम तुम पे इतना टैक्स लगा देंगे, हम ऐसा कर देंगे। तो ये भी सैंक्शन में ये पार्ट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो इसका इस्तेमाल करते हैं कि मतलब आप पे सैंक्शन लगा देंगे, डॉलर्स ना यूज़ कर पाओ आप। तो अब क्या रहता है कि आपको डॉलर्स प्रिंट करने के लिए ना, डॉलर या रुपी, RBI को रुपी प्रिंट करने के लिए ना IMF ने एक और कंडीशन लगाई हुई है कि आपको ना एक गोल्ड स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करना पड़ेगा। आप ना अपना जैसे RBI का रिजर्व अकाउंट होगा ना, वहाँ पे चाहिए आप गोल्ड रखो, ठीक है, गोल्ड रखो या फॉरेन कोई भी करेंसी रखो। एंड ऑफ द डे क्या करना है, अगर आपको कुछ खरीदना है ना कहीं से, तो आप सोना बेच के ना डॉलर्स लोगे। अब आप सोना बेच के जब डॉलर्स लोगे ना, तो डॉलर्स लेने के बाद आप कोई भी चीज़ है ना बाहर जाके खरीद सकते हो, फॉरेन मार्केट से ना कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो आप। तो गोल्ड मेंटेन करने का ना यही सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो गोल्ड हमेशा आपको मेंटेन करना पड़ता है टू प्रिंट करेंसी।
आपको करेंसी को प्रिंट करने के साथ में करेंसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे इन्फ्लेशन का खतरा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा इन्फ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होती है। सो इसमें मेन जो होता है कि $1 क्यों नहीं है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब कोई यूएस में बंदा बैठा हुआ है, उसको बिजनेस करना है भारत में आके, कि भारत में ना एग्जांपल ले लेते हैं, हम एप्पल का ले लेते हैं, एप्पल कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब एप्पल भारत में बिजनेस तभी करेगा ना, अब एप्पल $1 है, तो एप्पल बोलेगा कि यार भाई देखो बात ऐसी है कि यहाँ पे $1 है, मुझे वहाँ कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, वहाँ मेरे को उल्टा टैक्स पे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कई चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उससे क्या होगा, मुझे ना घाटा ही होगा, मुझे फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा तो मैं यूएस में कर लेता हूँ, यहाँ भी $1 है, तो मतलब मैं यहीं पर बिजनेस कर लेता हूँ। तो एप्पल का ना मेन थिंकिंग ये रहेगी। अब एप्पल क्यों करेगा बिजनेस, लेकिन इस सेकंड केस हम सेकंड सिनेरियो लेते हैं हम। सेकंड सिनेरियो में क्या होता है कि एप्पल ना $1 इज इक्वल टू $10 है फॉर एग्जांपल। 10 तो नहीं है, लेकिन अभी तो 77 को टच करने वाला है, लेकिन फिर भी अगर अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 10, तो अगर $1 इक्वल टू 10 है, $1 इक्वल टू 10 है, तो एप्पल सोचेगी कि यार यहाँ भी मेरा $1, वहाँ जाके मेरा 10 हो रहा है, अगर मैं टैक्स वगैरह पे करता हूँ तब भी मेरे $5 बच रहा है, तो $5 मेरा सीधा सीधा प्रॉफिट है। तो छोड़ो यार, यूएस में जाके ना इंडिया में काम करता हूँ। तो ये रीज़न होता है। इसलिए जो भारत सरकार होती है, आरबीआई होती है ना, वो इसकी वैल्यू गिराती है, रुपए की वैल्यू गिराती है, ताकि फॉरेन ट्रेड जो होगा ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा ना, उसको अट्रैक्ट कर सके। लोग तभी अट्रैक्ट होंगे ना जब हमारी जो वैल्यू घटोगी, हमारी जो भी रुपए की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी ना, तो फॉरेन करेंसी के हिसाब से अगर कम होगी तो फॉरेन लोग अट्रैक्ट होंगे कि चलो चलो इंडिया में जाके इन्वेस्ट करते हैं, उससे हमारा जो है वैल्यू बढ़ जाएगी पैसे की। तो ये रीज़न होता है, इसकी वजह से हमारी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ की जाती है रुपए की। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।